हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस गहन अध्ययन की शुरुआत करते हैं। मैं सोच रही थी कि आखिर 150 साल पहले लिखी गई कोई किताब आज भी किसी समाज के लिए इतनी प्रासंगिक कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में अपने समय से बहुत आगे की चीज थी। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का केंद्र है महात्मा ज्योतिराव फूले की 1873 में प्रकाशित हुई एक बेहद चर्चित किताब गुलामगिरी। जी, और हमारे पास इस किताब से जुड़े विस्तृत साहित्यिक और ऐतिहासिक विश्लेषण के कई स्रोत मौजूद हैं। हाँ, और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य या कहे हमारा मिशन इस स्रोत सामग्री के उन ऐतिहासिक और तार्किक पहलुओं को सामने लाना है जिन्होंने भारतीय समाज की हजारों साल पुरानी व्यवस्था पर सीधा वार किया था। हाँ, सीधा सवाल उठाया था, उन पौराणिक कथाओं पर जिन्हें सदियों से बस बिना किसी सवाल के परम सत्य माना जाता रहा है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी ऐतिहासिक दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस किताब के पन्नों में क्या तर्क दिए गए हैं और वे किस तरह से काम करते हैं। सही कहा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मुझे तो इस किताब का शीर्षक ही बहुत तीखा लगा। हाँ, इसके शीर्षक को समझना ही अपने आप में आधी किताब समझने जैसा है। इसका पूरा अंग्रेजी शीर्षक था स्लेवरी इन द सिविलाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द क्लोक ऑफ ब्राह्मणवाद। मतलब ब्राह्मणवाद के नकाब के नीचे सभ्य ब्रिटिश सरकार में गुलामी। एकदम सही। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये किताब सिर्फ बीते हुए इतिहास का कोई संकलन नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये असल में सामाजिक बदलाव के लिए तैयार किया गया एक ठोस एक्शन प्लान थी। लेखक का नजरिया ये था कि समाज को सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि जमीनी बदलाव से सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम करके। और यही बात इस किताब को एक अलग दर्जे पर ले जाती है। लेकिन जो चीज स्रोत पढ़ते हुए सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचती है वो है इस किताब का समर्पण। डेडिकेशन वाले पन्ने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आमतौर पर 19वीं सदी में जब कोई किताब लिखी जाती थी तो वो किसी स्थानीय राजा या किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी को समर्पित होती थी, या फिर अपने ही समुदाय के किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को। हाँ, लेकिन किताब के लेखक ने अपनी ये रचना किसी भारतीय को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को समर्पित की। और वो भी किन लोगों को? उन लोगों को जिन्होंने दास प्रथा यानी स्लेवरी को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। 1873 में महाराष्ट्र के एक हिस्से में बैठकर कोई अमेरिका के लोगों को अपनी किताब क्यों समर्पित करेगा? मुझे तो ये कदम बहुत ही अप्रत्याशित लगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये समर्पण के पीछे एक बहुत ही गहरी और वैश्विक रणनीतिक सोच छिपी हुई थी। अच्छा, वो कैसे? कि गृह युद्ध या अमेरिकन सिविल वॉर उस समय खत्म ही हुआ था, जिसमें अश्वेत लोगों की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। हाँ, वो तो इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि फूले का उद्देश्य भारत के जातिगत शोषण को अमेरिका के नस्लीय संघर्ष के बिल्कुल बराबर लाके खड़ा करना था। मतलब एक समानता दिखाना चाह रहे थे वो। बिल्कुल। किताब का ये तर्क है कि चाहे रंग का भेद हो या जन्म का, शोषण का बुनियादी ढांचा हमेशा एक जैसा ही होता है। तो ऐसा करके उन्होंने एक बहुत ही स्थानीय और दबे हुए मुद्दे को रातों रात एक वैश्विक मानवाधिकार के स्तर पर पहुंचा दिया। एकदम सटीक बात कही आपने। अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखने वाली बात हुई है। तो इसका मतलब जो लड़ाई अमेरिका में लड़ी जा चुकी है उसी तर्ज पर यहाँ के समाज को भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। यही उनका विजन था। लेकिन इसके बाद किताब में जो ऐतिहासिक दावा किया गया है ना, ओहो, वो तो उस दौर के हिसाब से बहुत ही बड़ा वैचारिक धमाका है। बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि किताब एक पूरी तरह से वैकल्पिक इतिहास पेश करती है। ऑल्टरनेट हिस्ट्री। जी, इस दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यवस्था बनाने वाले थे यानी ब्राह्मण, वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि वे लगभग 3000 साल पहले ईरान की तरफ से आए आर्य विजेता थे। हाँ, किताब का दावा है कि वे यहाँ कोई शांति स्थापित करने नहीं आए थे, बल्कि संसाधनों और जमीन पर कब्जा करने आए थे। और जाहिर है, जब कोई बाहरी समूह किसी नई जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो वहाँ के मूल निवासी आसानी से अपना सब कुछ सौंप नहीं देते। कोई भी नहीं सौंपेगा। स्रोतों के अनुसार किताब में ये विस्तार से बताया गया है कि यहाँ के मूल निवासियों ने आक्रमणकारियों का बहुत कड़ा प्रतिरोध किया था। लेकिन जब वे ये भौतिक युद्ध हार गए तो विजेताओं ने सत्ता को हमेशा के लिए अपने हाथ में रखने के लिए एक नया युद्ध शुरू किया। और वो युद्ध था
भाषा और मनोविज्ञान का। हारने वालों को ऐसे नाम दिए गए जो उनकी पहचान को ही मिटा दें। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा आहा मूवमेंट सामने रखते हैं। मतलब मैं तो सच में सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो शब्दों के मायने बदलने वाली बात। हाँ, किताब में बताया गया है कि भाषा के इस युद्ध में शब्दों के मायने कैसे बदले गए। उदाहरण के लिए किताब का दावा है कि शूद्र शब्द का अर्थ जानबूझकर तुच्छ या अति नीच बना दिया गया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला तर्क महार शब्द की उत्पत्ति को लेकर है। वही तो, क्या स्रोत सच में ये कहते हैं कि जो मूल निवासी सबसे वीर योद्धा थे उन्हें ये नाम मिला? हाँ, किताब का तर्क बिल्कुल यही है। स्रोत समझाते हैं कि जिन योद्धाओं ने आर्यों का सबसे लंबे समय तक और सबसे बहादुरी से सामना किया, आर्यों ने उन्हें अपनी भाषा में महाअरी कहा। महाअरी, जिसका मतलब होता है महान शत्रु। बिल्कुल, महान शत्रु। समय के साथ यही महाअरी शब्द भाषा में विकृत होकर महार बन गया। तो किताब का नजरिया ये है कि उन महान योद्धाओं को उनके कड़े प्रतिरोध की सजा ये मिली कि उन्हें समाज की नई व्यवस्था में सबसे नीचा और अछूत दर्जा दे दिया गया। अगर हम इसे सत्ता के नजरिए से देखें ना, तो ये वर्चस्व स्थापित करने का एक बहुत ही जाना माना पैटर्न है। किसी को हमेशा के लिए दबाने का सबसे आसान तरीका है उसकी पुरानी गौरवशाली पहचान को मिटा देना। एकदम सही। तो अगर हम इसे एक लाइन में समझे, किताब का तर्क है कि असली हार मैदाने जंग में नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के स्तर पर हुई थी। हाँ, और इसी पैटर्न को साबित करने के लिए किताब उन पौराणिक कथाओं का पूरा विखंडन करती है जिन्हें हम आमतौर पर धर्म से जुड़कर देखते हैं। स्रोत में बताया गया है कि कैसे किताब ने देव बनाम दैत्य या राक्षस की कहानियों को पूरी तरह से डिकोड किया है। किताब के मुताबिक दैत्य या राक्षस कोई बुरे जीव नहीं थे, बल्कि रक्षा करने वाले लोग थे, यानी जमीन के मूल रक्षक। बिल्कुल। अब चलिए स्रोत में दिए गए परशुराम के उदाहरण पर आते हैं। हाँ, किताब उनके बारे में क्या कहती है? परशुराम का उदाहरण इस किताब में बहुत ही सशक्त और अलग नजरिया पेश करता है। पारंपरिक पौराणिक कथाओं में उन्हें एक पूजनीय अवतार माना जाता है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि किताब पुराने ग्रंथों का ही विश्लेषण करके उन्हें इतिहास के एक बेहद क्रूर शासक के रूप में चित्रित करती है। और हैरानी की बात तो यह है कि लेखक ने परशुराम की तुलना सीधे तौर पर रोमन सम्राट नीरो और इटली के मैकियावेली से की है। एक मिनट, नीरो और मैकियावेली से? नीरो, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था, वही नीरो। और मैकियावेली, जिसका नाम ही छल कपट और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने वाली राजनीति का पर्याय है। ये तुलना तो अपने आप में बहुत बहुत गंभीर है। लेखक ने ऐसा क्यों किया? ये तुलना जानबूझकर की गई है ताकि शासक की क्रूरता और राजनीतिक छल को सामने लाया जा सके। किताब का तर्क है कि परशुराम ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए क्षत्रियों यानी मूल निवासी शासकों का 21 बार नरसंहार किया। और बात सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं रुकी ना? बिल्कुल नहीं। आतंक फैलाने के लिए उन्होंने गर्भवती महिलाओं तक का कत्लेआम किया। बाप रे! किताब के अनुसार इसका मकसद सिर्फ कोई एक युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि मूल निवासियों के मन में इतना खौफ पैदा कर देना था कि वे आने वाली कई पीढ़ियों तक विद्रोह करने के बारे में सोच भी ना सकें। नीरो की तरह क्रूरता और मैकियावेली की तरह खौफ की राजनीति, यही इस तुलना का आधार है। एकदम सही समझा आपने। ये तो सच में मनोवैज्ञानिक आतंक की एक भयानक तस्वीर पेश करता है। और इसके बाद स्रोत एक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी का जिक्र करता है, नरसिंह अवतार की कहानी। जी, पारंपरिक रूप से यह कहानी भगवान द्वारा खंबे से निकलकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और राजा हिरण्यकशिपु का वध करने की है। लेकिन रुको, क्या स्रोत ये कह रहा है कि हिरण्यकशिपु की हत्या कोई दैवीय घटना नहीं थी? नहीं, किताब के अनुसार ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। लेकिन इसे चमत्कार का रूप क्यों दिया गया फिर? किताब का दृष्टिकोण बिल्कुल यही है। इस घटना की व्याख्या करते हुए लेखक एक बहुत ही सटीक और जमीनी उदाहरण देता है। क्या उदाहरण है वो? किताब का तर्क है कि आर्यों के एक नेता ने राजा को मारने के लिए अपने शरीर पर रंग पोत लिया, नकली बाल और दाढ़ी लगा ली। अच्छा। और बिल्कुल वैसा ही स्वांग रचा जैसा मुहर्रम के ताजिया के दौरान लोग बाघ या शेर का रूप धरते हैं। ओहो, मतलब भेष बदल लिया पूरी तरह से। हाँ, और फिर उसने खंबे के पीछे छिपकर धोखे से शूरवीर राजा हिरण्यकशिपु पर हमला किया। मतलब किताब ये दावा कर रही है कि एक राजनीतिक हत्या को चमत्कार बनाकर पेश किया गया। हाँ,
और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? किताब ये समझाती है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम जनता के मन में ये बात बैठ जाए कि उनके शूरवीर राजा को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति ने मारा है। ओ, ताकि लोग डर जाएं। बिल्कुल। जब किसी समाज को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि उनके हारने के पीछे साक्षात ईश्वर की मर्जी थी, तो वो समाज मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है, बल्कि भगवान से लड़ रहे हैं। ये तो पूरी तरह से दिमाग से खेला गया एक खेल लगता है। और इसी कड़ी में स्रोत वामन और राजा बलि का भी उदाहरण देता है। जी हाँ। किताब के अनुसार बलि कोई असर नहीं थे, बल्कि वो इस जमीन के एक बेहद न्यायप्रिय, उदार और आदर्श मूल निवासी राजा थे, जिनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। लेकिन किताब दावा करती है कि वामन नाम के एक व्यक्ति ने छल और धर्म का दिखावा करके धोखे से राजा बलि का वो खुशहाल राज्य हड़प लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ऐतिहासिक संघर्ष का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रमाण आज भी मौजूद है। दशहरे के त्योहार वाला विरोधाभास ना? हाँ, श्रोता दशहरे के त्योहार से जुड़े एक बहुत ही गहरे विरोधाभास का जिक्र करते हैं। एक तरफ दशहरे के दिन कई जगहों पर शूद्र और अतिशूद्र घरों की महिलाएं अनुष्ठान करती हैं और वो एक खास कामना करती हैं। जी, वो कहती हैं ईड़ा पीड़ा जावो आनन बलीचे राज जेवो, जिसका अर्थ है कि सारी मुसीबतें चली जाएं और हमारे राजा बलि का राज वापस आए। ये एक सामूहिक लोक स्मृति है जो उस खोए हुए खुशहाल युग को याद करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग रस्म निभाई जाती है ना? बिल्कुल। उसी दिन उसी समाज के एक दूसरे वर्ग यानी ब्राह्मण समाज के घरों में एक अलग रस्म होती है। वहाँ क्या होता है? वहाँ आटे से बलि राजा का एक पुतला बनाया जाता है और उसके पेट में शमी के पेड़ की एक टहनी चुबोई जाती है। मतलब एक ही त्योहार पर दो बिल्कुल अलग चीजें। हाँ, किताब इस रस्म को बलि राजा की हार और उन पर वामन की विजय का जश्न मनाने का प्रतीक मानती है। एक ही त्योहार पर दो अलग अलग समुदायों का ये विरोधाभास साफ दिखाता है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक संघर्ष है जो आज भी अलग अलग रूपों में सांस ले रहा है। तो अगर ये पौराणिक कथाएं सिर्फ दिमाग पर कब्जा करने के लिए गढ़ी गई थीं, तो फिर इस व्यवस्था को स्थायी रूप कैसे दिया गया? क्योंकि सिर्फ राजा को मार देना तो काफी नहीं होता ना। वही तो, सदियों तक राज करने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। और स्रोत बताते हैं कि यहीं पर किताब में ब्रह्मा की एंट्री होती है। ब्रह्मा, एक चीफ प्लानर, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी दावा है। स्रोत इस बात को कैसे साबित करते हैं? किताब का मुख्य तर्क यही है कि शारीरिक जीत के बाद एक स्थायी मानसिक गुलामी स्थापित करनी जरूरी थी। किताब के दृष्टिकोण से ब्रह्मा कोई सृष्टि के रचयिता नहीं थे। तो फिर क्या थे? वो व्यवस्था बनाने वालों के एक बेहद चतुर अधिकारी थे, एक चीफ प्लानर। किताब दावा करती है कि उन्होंने ही ये पूरी जाति भेद की व्यवस्था रची। और उनका मकसद क्या था? मकसद बहुत साफ था, शोषित वर्ग कभी एक साथ मिलकर खड़ा ना हो सके। उन्होंने समाज को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि कुनबी और माली जैसे समूहों के मन में भी महारों के प्रति नफरत भर गई। मतलब व्यवस्था ऐसी बनी कि एक शोषित इंसान ही दूसरे शोषित इंसान का दुश्मन बन गया। बिल्कुल, फूट डालो और राज करो का सबसे पुराना मॉडल। ये तो सत्ता बनाए रखने का सबसे कारगर मॉडल हुआ। और इस सामाजिक ढांचे को लागू करने के लिए कुछ नियम भी तो चाहिए थे। हाँ, और स्रोत में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का जिक्र है जिन्हें इस व्यवस्था का कानूनी दस्तावेज बताया गया है। किताब में मनुस्मृति के कुछ ऐसे कानूनों का हवाला दिया गया है जो ये दिखाते हैं कि भेदभाव किस स्तर तक था। हाँ, किताब के अनुसार उन नियमों में सजा का पैमाना इंसान के जन्म पर तय होता था। कैसे? उदाहरण के लिए किताब ये बताती है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की हत्या कर दे तो व्यवस्था के अनुसार उसकी सजा सिर्फ एक बिल्ली या मेंढक को मारने के बराबर थी। मतलब महज एक छोटा सा उपवास करके प्रायश्चित करना। बस इतना ही। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर हाथ भी उठा दे तो उसके लिए अनिवार्य रूप से मृत्युदंड ही सजा थी। ये तो बहुत ही भयानक भेदभाव है। इतना ही नहीं, किताब इस बात पर भी जोर देती है कि शूद्रों को धन जमा करने तक की मनाही थी, ताकि वे आर्थिक रूप से कभी इतने मजबूत न हो सकें कि सत्ता को चुनौती दे सकें। बिल्कुल, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक हर तरफ से घेरने की योजना थी है। लेकिन एक बात जो मुझे इस स्रोत को पढ़ते हुए बहुत अच्छी लगी वो है इसे लिखने का तरीका। किताब कोई भारी भरकम एकेडमिक लेक्चर नहीं है। हाँ, ये तो है। इसे धोंडीबा और ज्योतिराम नाम के दो किरदारों के बीच एक संवाद यानी डायलॉग के रूप में लिखा गया है। धोंडीबा एक आम मासूम सवाल पूछने वाला व्यक्ति है।
और ज्योतिराव उसे तर्क के साथ जवाब देते हैं। ये संवाद शैली असल में इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाती हैं कि लेखक अपनी बात सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं बल्कि आम जनता तक पहुंचाना चाहता था। बिल्कुल। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा इस ओर इशारा करता है। जब ढोंडीबा पूछता है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और शूद्र पैरों से, तो यह तो ईश्वर का बनाया नियम हुआ। और इस पर ज्योतिराव का जवाब बहुत ही तार्किक और तीखा है। हाँ, वो पूछते हैं अगर ऐसा है तो जरा ये बताओ कि अंग्रेज ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुए हैं। और इससे भी आगे बढ़कर लेखक व्यंग करते हुए सवाल उठाता है कि अगर ब्राह्मण मुख से पैदा हुए तो क्या ब्रह्मा का मुख हर महीने अशुद्ध होता था जिससे स्त्रियां पैदा हो सके? ये सवाल सिर्फ एक व्यंग नहीं है बल्कि ये उस पूरी संरचना की नींव पर एक सीधा तार्किक वार है। बिल्कुल। किताब ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो बातें सदियों से ईश्वरीय विधान बताकर थोपी जा रही हैं, क्या वे सच में पवित्र हैं या महज एक खास वर्ग की श्रेष्ठता को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई कहानियां हैं? तो अगर ये पुरानी व्यवस्थाएं इतनी भेदभावपूर्ण थीं, तो फिर अंग्रेजों के आने पर क्या हुआ? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या 19वीं सदी में अंग्रेजी राज आने के बाद जमीन पर हालात बदले? यहीं पर किताब का विश्लेषण बहुत ही गहरा हो जाता है। अच्छा। किताब के अनुसार अंग्रेजों के आने से व्यवस्था नहीं बदली बल्कि वो एक नए रूप में सामने आ गई। लेखक ने इसके लिए ब्राह्मण चश्मे का एक बहुत ही सटीक रूपक इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण चश्मे? इसका क्या मतलब हुआ? किताब का तर्क है कि ब्रिटिश अधिकारी भले ही बाहर से आए हों, लेकिन सरकारी दफ्तरों, अदालतों और प्रशासन में उनके आसपास के क्लर्क, दुभाषिए और सलाहकार उसी एक विशेष वर्ग के थे। ओहो, तो इसलिए जब भी कोई फैसला लिया जाता वो उसी चश्मे से देखा जाता था। बिल्कुल। कागज पर कानून शायद सबके लिए एक थे, लेकिन जमीन पर एक आम किसान की अर्जी कूड़ेदान में डाल दी जाती थी, जबकि एक रसूखदार व्यक्ति का काम तुरंत हो जाता था। और इसके लिए स्रोत ब्रिटिश सरकार की एक खास शिक्षा नीति की ओर भी इशारा करते हैं, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता था। ये सिद्धांत क्या था और लेखक ने इसका विरोध क्यों किया? देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी उस समय ब्रिटिश सरकार की ये सोच थी कि अगर वे अपना सारा पैसा और संसाधन समाज के सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित करने में लगाएंगे तो वो ज्ञान अपने आप छन छन कर यानी फिल्टर होकर नीचे के वर्गों तक पहुंच जाएगा। और स्रोत स्पष्ट करते हैं कि लेखक ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। किताब का तर्क बहुत ही व्यावहारिक था। हाँ, सरकार आम किसानों और मजदूरों के खून पसीने की कमाई से टैक्स वसूल रही है और उस पैसे से सिर्फ उच्च जातियों को पढ़ा रही है और फिर ये उम्मीद कर रही है कि वे सत्ताधारी लोग अपना ज्ञान और अपनी शक्ति अपनी मर्जी से दूसरों के साथ बांटेंगे। ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक था। कोई भी वर्ग अपना सदियों पुराना एकाधिकार खुद क्यों खत्म करेगा? किताब का दावा है कि इस नीति ने तो उल्टे उन लोगों के कब्जे को और मजबूत कर दिया। बिल्कुल। और इसीलिए किताब सिर्फ समस्याओं की बात करके नहीं रुकती। स्रोत बताते हैं कि लेखक ने इस व्यवस्था से बाहर निकलने का एक स्पष्ट मास्टर प्लान भी पेश किया। हाँ, और वो समाधान शिक्षा को लेकर ही था। किताब का सुझाव था कि सरकार उच्च वर्ग की शिक्षा पर पैसा खर्च करना बंद करे और साला ध्यान शूद्रों और अति शूद्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने पर लगाए। लेकिन इस समाधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी हुई थी। वो क्या? किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम जनता के इन स्कूलों से पारंपरिक शिक्षकों को दूर रखा जाए। ये बात उस समय बहुत ही आक्रामक लग सकती थी, लेकिन लेखक का तर्क था कि अगर वही शिक्षक पढ़ाएंगे तो वो अनजाने में ही सही बच्चों के दिमाग में वही पुरानी कहानियां और वही पुरानी व्यवस्था डाल देंगे। इसलिए शोषित वर्गों को अपने शिक्षक खुद तैयार करने होंगे ताकि शिक्षा वास्तव में उन्हें आजाद कर सके, न कि पुरानी मानसिकता में बांधे रखे। ये तो सच में अपने भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाली बात हुई। और स्रोत बताते हैं कि लेखक ने ये सब सिर्फ दूसरों को नहीं कहा बल्कि खुद भी इस पर अमल किया। किताब के 16वें अध्याय में एक व्यक्तिगत घोषणा पत्र है जहां जन्म आधारित ऊंच नीच को पूरी तरह खारिज किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन था। लेखक ने स्पष्ट घोषणा की कि वे समानता में विश्वास रखने वाले हर इंसान के साथ, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, रोटी बेटी का रिश्ता रखेंगे, यानी साथ खाना खाना और वैवाहिक संबंध बनाना। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं,
बल्कि अपने जीवन से समाज को बदलने की एक ठोस शुरुआत थी। तो पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि ये किताब महज अतीत का कोई दस्तावेज नहीं है। ये हमें ये सिखाती है कि दुनिया में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं है। तो क्या है? सत्ता की असली ताकत वो कहानियां हैं जिन्हें समाज बिना कोई सवाल किए पवित्र सत्य मान लेता है। सही बात है। जब तक इन कहानियों के पीछे छिपे मकसदों को नहीं समझा जाएगा, तब तक सच्ची आजादी की कल्पना करना मुश्किल है। और ये बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये पूरी चर्चा आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि हमारे आसपास जो भी जानकारी है, जो भी इतिहास या कहानियां हमें बताई जाती हैं, उनके पीछे के ढांचे को समझना कितना जरूरी है। खासकर आज के इस युग में जहां हर तरफ सूचनाओं का अंबार है। खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र रखने के लिए ये आलोचनात्मक नजरिया ही सबसे अहम है। एकदम सही। और इसी बात से जुड़ा एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी, जो इस चर्चा को सीधे आज की दुनिया से जोड़ता है। स्रोत में हमने 19वीं सदी की उस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में जाना, जहां ज्ञान और सूचना पर एक खास वर्ग का कब्जा था और ये तय किया जाता था कि नीचे तक क्या पहुंचेगा। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल दौर में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। आज के समय में जब एल्गोरिथम, डेटा और बड़ी टेक कंपनियों के पास जानकारी का पूरा नियंत्रण है, तो क्या ये उसी फिल्ट्रेशन थ्योरी का एक नया और आधुनिक रूप नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज सच में हम अपनी मर्जी से जानकारी पा रहे हैं, या आज भी कोई अदृश्य चीफ प्लानर है जो हमारी स्क्रीन को कंट्रोल करके एक नई तरह की व्यवस्था और गुलामी का जाल बुन रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल का जवाब भले ही आसान न हो, लेकिन सुनने वालों के लिए ये सोचने लायक जरूर है। तो इस गहन अध्ययन में आज के लिए बस इतना ही। हेलो, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? जैसे भी लगी हो कमेंट में बताकर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए।